हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में इसमें हम लोग देखे थे उन फैक्टर्स के बारे में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करते हैं और काफ़ी डिटेल में सारे फैक्टर्स को हम लोग एक्सप्लेन किए थे जो हैं भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट। कई प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जो है उससे पूछे जाते हैं। तो उसी में अब हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट टर्म है पेयरिंग एनर्जी। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो पेयरिंग किस चीज़ का होना है? इलेक्ट्रॉनों का। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में कई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से पेयर्ड हों या फिर अनपेयर्ड भी हों। तो यदि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये जो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं सब में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसा। अब जैसा कि पीछे हम लोग पढ़े ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल दो प्रकार के हो रहे थे, तो उसमें से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आ जाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होता है। और इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होने के लिए हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन को पीछे शिफ्ट करते हैं ऐसा। तो जो इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होगा इस केस में हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो भले ही वे अपोजिट स्पिन से हो, लेकिन चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिपल्सन तो होगा ही। तो उसी रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ऑर्बिटल में रह सके, इसके लिए हम लोग को अलग से एनर्जी देना पड़ेगा। और अलग से जो एनर्जी देना पड़ेगा उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू पेयर अप 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। कि 2 इलेक्ट्रॉनों को एक ऑर्बिटल में एक साथ रखने के लिए, उसको पेयर बनाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब जो यह पेयरिंग एनर्जी है, इस पेयरिंग एनर्जी के आधार पे ही कॉम्प्लेक्सेस को जो है हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, जिसमें इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो क्या बेसिस है, किस आधार पे इनको क्लासीफाई किया गया है, उसी को ज़रा हम लोग समझते हैं। तो यह पेयरिंग एनर्जी के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें इसमें तो D2sp3 होता है, आउटर ऑर्बिटल में sp3d2 होता है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जनरली तब बनते हैं जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हों, या फिर जो सेंट्रल मेटल आयन है वह बेसिकली 4d या 5d सीरीज से बिलोंग करे, तब इनर ऑर्बिटल होगा। और इसमें है कि जनरली लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का, वीक लिगैंड्स होते हैं जनरली, और इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वह जनरली 3d सीरीज से बिलोंग करता है। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को ही हम लोग क्या बोल रहे थे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, और आउटर ऑर्बिटल को ही जो है हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते थे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स इज लेस देन that in the free metal ion,
फ्री मेटल आयन की तुलना में उस कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या है वह क्या होता है, कम। और इसमें इक्वल होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल या फिर इज सेम एज दैट इन द फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन की तुलना में इसमें जो कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या है वह क्या होता है, कम होता है। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू यदि हम लोग समझें कि ऐसा किस बेसिस पे है, क्यों होता है ऐसा, तो आसानी से इसको हम लोग समझ पाएंगे। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के चले हम लोग। मेन दोनों में अंतर समझ गए, क्या अंतर है, किस प्रकार के लिगैंड से फॉर्मेशन होगा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का। तो जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स हम लोग लें FeCN का होल 6 पे 4-, ठीक। अब इसमें जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि सेंट्रल मेटल आयन जो है वह है Fe2+, और 2+ कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है और साथ ही साथ Fe3D मेटल है, तो इसको हम लोग बोले लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ जो लिगैंड है वह है Cn-, और पीछे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ा, उसमें पढ़े थे कि Cn- इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड। Cn- इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है यह Cn-। और पीछे जब हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाले, तो उन फैक्टर्स में पढ़ा था हमने कि ये जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ाते हैं। मतलब इस केस में क्या होगा कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वह बहुत हाई होगा। और इसका क्या मतलब हुआ ज़रा समझो। Fe2+ का आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3d6 होना है। इसके लिए आप ज़रा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आप अप्लाई करो। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को दिखला दो, 1 2 3 4 5 6। सो दीज आर d एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ Fe2+ इन सिमेट्रिकल फील्ड, इन सिमेट्रिकल फील्ड। अब यहाँ से यदि आप दिखाओगे तो हम लोग क्या पढ़ें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग में Ag और T2G सेट बनेगा, जिसमें से Ag सेट में 2 ऑर्बिटल्स जाएंगे और T2G सेट में 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही कहलाता है डेल्टा O। अब जो ये 1 2 3 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप इसमें भरो। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरोगे तो कई तरीके हैं, पहले हुंड्स रूल आप अप्लाई करोगे तो एक एक करके सब में भरोगे ऐसा। यहाँ तक 3 इलेक्ट्रॉन भरने में तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बात अब ये कि 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। 4th इलेक्ट्रॉन को क्या हम लोग ऐसे भरेंगे 4 5 then 6। अब यदि ऐसा करते हो मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेकर के जाते हो, तो ऊपर लेकर के जाने का आने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है दिस डेल्टा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यह एनर्जी आपको देना होगा। और यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो बहुत हाई होगा, क्योंकि लिगैंड जो है वह क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पढ़े हम लोग कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ा देगा। तो इस केस में यह जो डेल्टा वो है इसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रमोट करना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो 3 हुए फिर ये 4 5 6, तो ऐसे करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन को आप पेयर कर रहे हो, मतलब पेयरिंग एनर्जी लगेगा। इलेक्ट्रॉन को ऊपर Eg सेट में भेजोगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लगेगा, नीचे ही रखोगे तो पेयर हो रहा है तो पेयरिंग एनर्जी लगेगा। तो जो कम होगा वही आसान है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू ऑब्जर्व किया गया है वह होता है 33,000 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन इसी के लिए जो पेयरिंग एनर्जी है वह होता है 17,600 सेंटीमीटर इनवर्स।
और इस वैल्यू के आधार पे यदि आप देखोगे तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग से। मतलब इलेक्ट्रॉन को यदि आप ऊपर एक्साइट करोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लगेगा पेयर करने की तुलना में, तो पेयरिंग में कम एनर्जी लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फेवरेबल प्रोसेस यही होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो सही कन्फिग्रेशन है दिस वन, मतलब यह जो 3d6 है इसको आप ऐसे लिखोगे T2g6 एंड अगेन Eg0, ऐसा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी में चले जाएंगे। और आप देख रहे हो कि यहाँ तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ दीज आर डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ Fe2 प्लस इन FeCN का होल 6 पे 4 माइनस, तो इसमें तो कोई अनपेयर्ड नहीं बच रहा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ऑब्वियसली बिना सोचे समझे इसको डायमैग्नेटिक ही लिखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाए। तो इस पॉइंट को जो है यहाँ से हम लोग को समझना था कि यदि लिगैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ाएगा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ाएगा तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को हाइयर एनर्जी सेट में प्रमोट करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, माने पेयरिंग एनर्जी कम रहेगा इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो प्रोसेस जो है सो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यही हम लोग को दिखलाना था इसमें। ऐसे ही और कई कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ा वह स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के चलते बढ़ा, तो इतना सा बात याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 पे 3 प्लस। यहाँ सेंट्रल मेटल आयन जो है वह क्या है CO ट्रिपल प्लस, और 3 प्लस चार्ज है, मतलब कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। और NH3 जो है लिगैंड NH3, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में NH3 बॉर्डर लाइन पे था। जनरली NH3 को एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड ही कंसीडर करते हैं, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग लिगैंड। NH3 इज मॉडरेट स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, इसका मतलब यहाँ भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। यदि आप यहाँ CO ट्रिपल प्लस के लिए लिखोगे कन्फिग्रेशन तो 3d6, अब आप स्प्लिटिंग दिखाओ इसको, 1 2 3 4 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, इसी का आप स्प्लिटिंग दिखाओगे तो Eg सेट, दिस वन इज T2g सेट। अब जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है यहीं आ जाएंगे, 4 5 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, तो यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, माने इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इससे बेहतर है कि उसको पेयर करके रखें, कम ही लगेगा। एनर्जी की बात यदि आप करते हो तो यह डेल्टा ओ का वैल्यू इसके लिए है 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और पेयरिंग एनर्जी 21,000। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिटल में एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट नहीं होगा और इसका पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ भी देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब यह भी डायमैग्नेटिक ही हो जाना है। कन्फिग्रेशन यहाँ से आप लिखोगे तो वही T2g6 Eg0 ऐसा। लेकिन यही काम आप करते हो एक सिमिलर कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा वैरी करे, जैसे मान लो यहाँ आप 2 प्लस कर दो, तो इस बार जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह हाई नहीं हुआ, लो हुआ। कोबाल्ट का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लिगैंड स्ट्रॉन्ग है बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ओनली अ मॉडरेट स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो इस केस में जब आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो चूंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिगैंड बहुत मजबूत नहीं है, तो इस बार जो यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इस बार इससे ज़्यादा हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी। मैंने ऐसा इस बार इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो पेयर करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो इसको पहले ऊपर भेजेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, तब यहाँ आएगा 6 ऐसा। तो जैसा देख रहे थे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ
इस जगह पे है, वैसे ही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, लेकिन कन्फिग्रेशन अब चेंज कर जाएगा, T2G4 हो जाना है और Eg2 हो जाना है ऐसे। और चूंकि अब टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यह स्पीसीज क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यह स्पीसीज क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा कि यह जो कॉम्प्लेक्स है, सपोज जो दिया हुआ है CONH3 का होल 6p2+, कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है, कौन से ऑर्बिटल्स में है। ऑप्शन दे देगा कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Eg में है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Eg में है। ऐसे करके कई क्वेश्चन दे देंगे। 4 d एटॉमिक ऑर्बिटल में है, T2G Eg लिखेगा ही नहीं। तो जब हम लोग ऐसे कन्फिग्रेशन बना रहे हैं तो यहाँ से तो साफ ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये T2G में है और बाकी के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, Eg में, मतलब दिस वन। ऐसा कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसके लिए। समझ गए बात को। या कन्फिग्रेशन भी पूछता है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए CMI का कन्फिग्रेशन क्या होगा, या जो सेंट्रल मेटल आयन है, और इसी में ऑप्शन दे देगा ऐसे कि T2G6 Eg0, या फिर इसमें 2+ लेकर के चलोगे तो थोड़ा सा मिस्टेक है। 2+ होगा तो यहाँ 3D7 हो जाएगा ना, और 7 हो जाएगा तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा ऐसे, तो 1 2 3 अनपेयर्ड बचेंगे, सॉरी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसमें से 1 है T2G में और 2 कहाँ है, Eg में। तो ऐसा रहेगा 1 T2G में और 2 Eg में, ऐसे रहेगा, ध्यान रखोगे। तो कन्फिग्रेशन भी इसका दे सकता है ना, कन्फिग्रेशन भी इसका दे सकता है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा कन्फिग्रेशन सही है, ऐसा ही दे देगा T2G6 Eg1, T2G5 Eg2, T2G3 Eg4, ऐसे करके कई कन्फिग्रेशंस दिए हुए रहेंगे। तो सही कन्फिग्रेशन कौन है यह पहचानना पड़ेगा, और उसके लिए इस स्प्लिटिंग को जो है अच्छे से समझना होगा तब। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लें। इस स्प्लिटिंग वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे आप कलर को एक्सप्लेन करोगे। कलर में जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा उसके लिए क्या वेवलेंथ वगैरह होगा उसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो इस स्प्लिटिंग वाले कंसेप्ट को जो है काफ़ी ढंग से समझना है हम लोग को। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है जैसे COH2O का होल 6p3+, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सेंट्रल मेटल आयन की बात करें हम लोग तो यह है CO3+, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट का +3। लिगैंड की बात कर लें हम लोग तो H2O इज़ द लिगैंड, और H2O यहाँ जो लिगैंड है यह एक वीक लिगैंड है, बट नॉट वेरी वीक, नॉट वेरी वीक लिगैंड, बहुत वीक लिगैंड नहीं है। मतलब इसको मॉडरेट के केस में रखें, ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग ना तो बहुत वीक। तो बहुत वीक लिगैंड नहीं है, मतलब मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है इसको, और ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, मतलब इस केस में भी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है कॉम्प्लेक्स के लिए वह अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ से कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ऑब्वियसली 3D6 सेम चलेगा, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसी को आगे बढ़ाओगे तो ये हुआ Eg सेट, ये हुआ T2G सेट। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखलाओ तो हम क्या बोले कि यह जो सिचुएशन है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगैंड बहुत वीक नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको ऐसे दिखाओ 1 2 3 4 5 6, या पूरा एम्प्टी हो जाएगा, खाली का खाली रह जाएगा ऐसे। तो यहाँ से जब आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, T2G6 Eg0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ तो 4 है लेकिन यहाँ से मतलब नहीं है ना, हम लोग को इस कॉम्प्लेक्स से मतलब है। यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि यह किस नेचर का हो जाएगा, दिस वन विल बी डायामैग्नेटिक,
ऐसा। तो बस समझना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है, नेचर ऑफ लिगैंड कंसिडर करना है, तब जा कर के आप सारे फैक्ट्स को सामने लेकर के आओगे कि वह कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स RH F6 पे ट्रिपल माइनस, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ यदि आप सेंट्रल मेटल आयन की बात करोगे तो सेंट्रल मेटल आयन इज RH ट्रिपल प्लस, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सबसे बड़ा बात कि रोडियम इज 4D मेटल। लिगैंड की बात करें यदि हम लोग यहाँ से, तो लिगैंड तो F माइनस एंड F माइनस इज वेरी वीक लिगैंड। तो लिगैंड बहुत वीक है तो ये तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ाएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत ही वीक लिगैंड है। लेकिन इन दोनों फैक्टर को आप देखोगे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और 4D मेटल, तो पीछे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को जो फैक्टर्स था उसमें हम लोग देखे थे कि 4D मेटल है, तो इस केस में क्या होता है कि यह जो लिगैंड है वीक ही लिगैंड है, लेकिन यह CMI को काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकता है, क्योंकि 4D ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो आसानी से यह लिगैंड इसको अप्रोच करेगा, तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों सिचुएशन है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और 4D मेटल, ये बता रहे हैं हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। तो जब इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो RH ट्रिपल प्लस का 4D6 हो जाना है, ऐसा 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाओ और यहाँ से स्प्लिटिंग दिखलाओगे, तो यह T2G सेट हुआ, EG सेट हुआ, और यहाँ क्या बताया कि जो डेल्टा वो है ग्रेटर देन P होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना आसान नहीं है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स T2G सेट में रह जाएंगे पेयर होकर के। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलोगे आप, T2G6 EG 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह हो जाएगा डायामैग्नेटिक। यहाँ के अनुसार देखना है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बेसिकली किसके चलते बढ़ा, तो यहाँ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है यह बढ़ा किसके चलते, तो जो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन था उसके चलते। 4D सीरीज से बिलोंग कर रहा था, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये दोनों केसेस जो हैं हाइयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की ओर इशारा करते हैं, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जो है नहीं होगा, पेयरिंग होगा। नेक्स्ट है NiF6 पे 2 माइनस। सेंट्रल मेटल आयन की बात करें तो निकेल 4 प्लस, हाई नहीं, इसको बोला जाए वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। निकेल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ईयरली ही होता है ना, जनरली या +2 शो करता है, +4 है मतलब बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हालांकि है ही 3D, तो 3D तो हाइयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यह जो इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बतला रहा है कि इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि जो लिगैंड है F माइनस या बहुत वीक लिगैंड है, वेरी वीक लिगैंड, तो यहाँ से ये जो दो फैक्टर है 3D और वेरी वीक लिगैंड, ये दोनों को ओवरकम कर जाएगा या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस केस में भी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वह बहुत ज़्यादा होगा, वेरी हाई होगा। तो यहाँ से भी जब आप दिखाओगे निकेल 4 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन तो 3D6 ही होगा। ऐसे नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 6, EG सेट T2G सेट। इन सारे इलेक्ट्रॉनों को दिखाओ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ से भी T2G6 EG 0, अगेन डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। समझे, तो एग्जाम में क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है ना, एक तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पूछ देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ऑर्बिटल में है उसके बारे में पूछ देगा, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में पूछ देगा। तो यह जो हाई स्पिन और लो स्पिन क्लासिफिकेशन है ये तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े थे, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहाँ यह नहीं बतला पा रहा था कि आखिर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग क्यों हो जाता है।
तो वहाँ एक ही बात बोल रहा था कि लिगैंड स्ट्रांग रहेगा तभी पेयर करेगा, तो यहाँ तो लिगैंड स्ट्रांग नहीं है, F- इज वेरी वीक लिगैंड, इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग क्यों होगा नहीं होगा, यह कंसेप्ट आता है इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के आधार पर। और इसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के बारे में चर्चा नहीं किया गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इसलिए जो है यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया, जो कि काफ़ी आसानी से इन सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर लेता है। तो यहाँ भी क्या बोले कि यह जो होगा डेल्टा वो ग्रेटर होगा पी से, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके यहाँ क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल्स देखें हम लोग इस कैटेगरी में। तो नेक्स्ट एग्जांपल CrCn का होल 6 पे ट्रिपल माइनस। सेंट्रल मेटल आयन की बात करें तो Cr ट्रिपल प्लस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जा सकता है, हालांकि क्रोमियम का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक जाता है, लेकिन फिर भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की कैटेगरी में रख भी लो इसको आप। Cn- जो लिगैंड है या वेरी स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लेकिन यह जो क्रोमियम है इसका 24 होता है ना, लिखोगे कन्फिग्रेशन तो 3d5 4s1, और यदि 3 प्लस है मतलब एक यहाँ से और 2 यहाँ से 3d3 ऐसा। अब याद क्या रखोगे कि d1 d2 d3 d8 d9 और d10 ये सारे जो कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब वैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल आयन का कन्फिग्रेशन ऐसा हो, डी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो या 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो इनको जो है हम लोग कभी भी हाई स्पिन या लो स्पिन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या है वह वही होगा जो फ्री मेटल आयन में है। इसीलिए इन कन्फिग्रेशन वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग ना तो हाई स्पिन बोलेंगे, ना इधर हाई स्पिन नॉर लो स्पिन, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लिगैंड कैसा हो आ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही होगा जो फ्री मेटल आयन का है। जैसे एनर्जी 1 2 3 4 5 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 ऐसा। अब इसमें आप स्प्लिटिंग दिखाओगे तो EG सेट T2G सेट ऐसे। अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन को आप दिखाओगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कम से कम 3 तो दिखाना ही होगा आपको। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि ऐसे दिखा दोगे, ऐसे तो फिर हुंसुल वायलेट कर जाएगा। हुंसुल क्या है कि यदि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो उन सारे ऑर्बिटल्स को पहले सिंगली ऑक्यूपाई करवाना है, पहले एक एक करके भर लेना है। तो लिगैंड कुछ भी रे फर्क नहीं पड़ता, पहले इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके भरे ही जाएंगे। तो जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको दिख रहा है वही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए। लिगैंड वीक रहे चाहे स्ट्रॉन्ग रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस केस में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप हाई स्पिन लो स्पिन कुछ नहीं बोलोगे, बस नॉर्मल एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हमेशा याद रखोगे कि इन कन्फिग्रेशन वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग हाई स्पिन या लो स्पिन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं कभी। और रीज़न इसका है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाना या इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट करना ऐसा कुछ इसमें दिखता नहीं है। इलेक्ट्रॉन बस सिंपली भरा जाएगा नीचे वाले ऑर्बिटल ऑब्बो प्रिंसिपल और हुंस रूल को देखते हुए, तो इसमें वैसा कोई गड़बड़ी आने का बात नहीं है। लेकिन इसी में मान लिया जाए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया हो CO F6 पर 3 माइनस, तो यहाँ CO ट्रिपल प्लस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है, लेकिन F माइनस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? वेरी वीक। अब जब आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो यहाँ कोबाल्ट ट्रिपल प्लस का, तो कोबाल्ट ट्रिपल प्लस का 3d6 है। अब 3d6 है तो देखो इस रेंज में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब कि इसमें हाई स्पिन लो स्पिन हो सकता है। तो उस हिसाब से देखोगे तो लिगैंड बहुत वीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई जरूर है लेकिन लिगैंड बहुत वीक है, तो इस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। और यहाँ जब आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे भरना होगा 1 2 3 4 5 6
ऐसे। और अब यहाँ से 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में डेल्टा वो इज मच लेस देन पेयरिंग एनर्जी। माने इलेक्ट्रॉन को पेयर करोगे, इससे कम एनर्जी लगेगा ऊपर भेजने में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पहले ऊपर भेज देंगे, उसके बाद हम लोग पेयर अप करेंगे। ऐसा 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ यह कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थे कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको डील करता है, एक्सप्लेन करता है। लेकिन हाँ, उसके लिए उन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखना होगा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करते हैं, तभी जाकर के आप इसको अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर पाओगे। कई प्रकार के क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर के, तो अच्छे से कंसेप्ट को आप बनाओगे। तो जैसे अभी हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखा, वैसे ही टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए भी देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।